स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम लोग सब्जेक्ट सीख रहे हैं उसमें का लगभग सेकेंड लास्ट टॉपिक कैपिटल रेशनिंग जो भी हमारा चल रहा है, राइट। तो उसके बारे में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले मीनिंग, डेफिनेशन, अजम्पशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे पूरे सब्जेक्ट में सिर्फ इतना ही वेटेज है कि मीनिंग, डेफिनेशन, अजम्पशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कुछ हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, राइट। तो मीनिंग में क्या दिया हुआ है, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल रेशनिंग क्या होता है। Capital rationing is a common practice in most of the companies as they have more profitable projects available for the investment as compared to the capital available। जितने भी कैपिटल हमारे अवेलेबल होंगे तो उसमें से सबसे मोस्ट कंपैटिबल प्रोजेक्ट्स या मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो हम लोगों को किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, ये हमारा कैपिटल रेशनिंग होता है। इन थियरी देयर इज नो प्लेस फॉर अ कैपिटल रेशनिंग as companies should invest in all the profitable projects. However, a majority of companies follow the capital rationing as a way to isolate and pick up the best project under the existing capital restrictions। जो कोई भी हमारे कैपिटल रेशनिंग से रिलेटेड जो थियरी मटेरियल हम लोग सीखते हैं उसमें से बेसिकली सिर्फ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या फिर जो हमारी रेगुलर अजम्पशंस है वही हम लोगों को स्टडी करना है। इसके अलावा बाकी सारी जो चीज़ें हैं तो उनके बारे में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में ऐसी बाकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर कैलकुलेशन टेक्निक्स या फिर कैलकुलेशन की मेथड्स हमें कहीं पर भी थ्योरी में नहीं दिखाई देती, जबकि ये कंपनी टू कंपनी डिफर करती है। दूसरा पार्ट है दैट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या दिया है, द कैपिटल रेशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस on the project that can be undertaken by the company or the capital that can be invested by the company. This aims in choosing only the most profitable investments for the capital investment decision. This can be accomplished by putting restrictive limits on the budget or selecting a higher cost of capital as the hurdle rate for all the projects under the consideration. Capital rationing can be either hard or soft। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेशन कहती है कि जो कोई भी कैपिटल रेशनिंग हम लोग करते हैं, कैपिटल रेशनिंग मतलब क्या, प्रॉपर अलोकेशन ऑफ कैपिटल टू द इनटू द प्रॉफिटेबल बिजनेस और अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। तो उन प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करते वक्त हम लोग हमारी जो कैपिटल की ओवरऑल स्पेंडिंग लिमिट होगी उस लिमिट को इस तरह से कुछ वहाँ पे डिस्पर्स करेंगे, इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम लोगों को जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी हमारी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो या फिर कम से कम यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स हमारे मिले। और ये रिटर्न्स कहाँ से मिलेंगे, तो जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यूज होंगी, जो हमारी कैश इनफ्लोज होंगे, उन कैश इनफ्लोज को कंसीडर करके हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू उनकी टोटल फाइंड आउट करेंगे और उसके बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे इनटू द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट, अलग अलग प्रोजेक्ट्स जब एक साथ आएंगे और उनके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस जब बनेंगे तो वो कॉम्बिनेशंस में से किसी एक प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन को हमें चूज करना है फॉर द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, राइट। यही हमारी डेफिनेशन कहती है। ये डेफिनेशन या मीनिंग ये सब कुछ कैपिटल रेशनिंग का एक अजम्पशन के बेसिस पे चलता है। अजम्पशंस क्या है, पहला प्राइमरी अजम्पशन which said there are restrictions on the capital expenditures either by way of all internal financing or investment budget restrictions। Firm do not have unlimited funds available to invest in all the projects। मतलब चाहे हमारे पास में कितने भी प्रोजेक्ट्स हो, उन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स भी अगर होंगे तो भी हम लोग सभी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अजम्पशन कहता है कि जो कोई भी इंटरनल फाइनेंसेस है या बजट्स हैं उनके हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे कि हमें स्वयं सो अमाउंट दी जाएगी कि उतने ही अमाउंट का हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है और उन इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स वहाँ से गेन करते हैं। जबकि सेकेंडरी अजम्पशन जो है वो सेकेंडरी अजम्पशन कहता है कि कैपिटल रेशनिंग कैन कम आउट विद एन
optimal return on investment for the company, whether by normal trial and error process or by implementing the mathematical techniques like integrated linear or goal programming. ये हम लोगों को सीखनी नहीं है, लेकिन फिर भी सेकेंडरी अजम्पशन क्या कहता है कि जो कोई भी हमारी रिटर्न है वो हमारे ऑप्टिमल रिटर्न तो आएंगे ही आएंगे। इस तरह की इन्वेस्टमेंट हम लोग चूज करेंगे। ये ऑप्टिमल रिटर्न मतलब क्या, एक तरह के हम लोग बेंचमार्क स्टैंडर्ड सेट करके रखेंगे और उनके बेसिस पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करते वक्त, उन्हें असर्टेन करते वक्त, उनको इवेल्युएट करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, तो ट्रायल एंड एरर प्रोसेस से चलेंगे। इन ट्रायल एंड एरर प्रोसेस के बेसिस पे हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स को, अलग अलग इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करते हैं तो उनमें से कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं उसे असर्टेन करेंगे, उन्हें कंपेयर करेंगे और फिर बाद में हम लोग आगे का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्लान करेंगे। राइट, तो ये थे हमारे अजम्पशंस, जबकि एडवांटेजेस में इनसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं। पहला एडवांटेज आता है दैट इज बजट। अब बजट में क्या क्या दिया है, चलो आइए देखते हैं। The first and important advantage is that a capital rationing introduces a sense of a strict budgeting, जो हम लोगों की assumption में भी था, of the corporate resources of the company। जो हमारे फंड्स होंगे उन फंड्स के जो बजट्स हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए डिसाइड करेंगे वो स्ट्रिक्ट होंगे। और साथ ही साथ में whenever there is an injection of capital in the form of more borrowings or stock issuance capital, the resources are properly handled and invested in a profitable projects। जब कभी भी हम लोग नए कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए या नए कैपिटल हमारे पास में जो है या फिर हम लोग कहीं से बोरो करते हैं तो उनको हम लोग किसी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो सभी के सभी प्रोजेक्ट हमारे प्रॉफिटेबल ही होने चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग जहाँ से बोरो कर रहे हैं तो वहाँ से बोरो करते वक्त हम लोग कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर वो इंटरेस्ट पे हम लोग नहीं कर पाए या फिर हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे हम लोग रिपे नहीं कर पाए तो मे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान या लॉस वहाँ पे बेयर करना पड़ सकता है। या फिर हमारी जो असेट्स होंगी उन असेट्स के जो हम लोगों ने मॉर्गेज रखी होगी उस पर्टिकुलर बोरोइंग्स के लिए तो वो भी हम लोगों को वहाँ पे खोनी पड़ेगी। राइट, तो प्रॉपर बजट हम लोग वहाँ पे करते हैं कैपिटल बजटिंग में और साथ ही साथ कैपिटल रेशनिंग में, और उन्हीं बजट्स को हम लोग वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। दूसरा, नो वेस्टेज। अब नो वेस्टेज में क्या दिया है? द कैपिटल रेशनिंग प्रिवेंट्स अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज by not investing in each new project available for the investment। exactly, हम लोगों ने एक शॉर्ट सम सीखा था। उस सम में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सपोज फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल है और 2,40,000 रुपीज़ हम लोग इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न अगर गेन कर सकते हैं तो हम लोग वहाँ पे इंटायर 3 लाख रुपीज़ वहाँ पे यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो जो कैपिटल होगा उस कैपिटल को हम लोग वहाँ पे पूरा का पूरा यूज करना ही है, ऐसा नहीं। राइट, नेक्स्ट आते हैं द फ्यूअर प्रोजेक्ट्स। फ्यूअर प्रोजेक्ट्स मतलब क्या? कैपिटल रेशनिंग इंश्योर्स दैट अ लेस नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर सिलेक्टेड बाय इम्पोजिंग द कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस। ऑब्वियसली जो बजटेड कंस्ट्रेंट्स रहेंगे, बजट कंस्ट्रेंट्स रहेंगे, फाइनेंस कंस्ट्रेंट्स रहेंगे, उसके लिए हम लोग वहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स होंगे उन सभी को हम लोग एक शॉर्ट अलग अलग प्रोजेक्ट या फिर हमारे कॉम्बिनेशंस में क्लासीफाई करेंगे। उनके बेसिस पे हम लोग जो एक्टिव प्रोग्राम्स होंगे या प्रोजेक्ट्स होंगे और जो मिनिमम जिसमें से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है वही प्रोजेक्ट हम लोग वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हायर रिटर्न्स। ऑब्वियसली द कैपिटल रेशनिंग companies through the capital rationing, companies invest only in the project where the expected return is high, thus eliminating the projects with lower returns on capital। ऑब्वियसली जो रिटर्न्स होंगे उन रिटर्न्स को कंसीडर करते हुए हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अब ये परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट होंगे? तो जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज होंगी उनको हम लोग हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर हमारे जो हम लोग कहते हैं आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो से कंपेयर करेंगे। जितना रिटर्न ज़्यादा होगा उतना हमें मैक्सिमाइजेशन या फिर वही प्रोजेक्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे। मोर स्टेबिलिटी, नेक्स्ट पार्ट इज मोर स्टेबिलिटी। एज द कंपनी इज नॉट इन्वेस्टिंग इन एवरी प्रोजेक्ट, द फाइनेंसेस आर नॉट ओवर एक्सटेंडेड एंड दिस हेल्प्स in having an adequate finances for tough times।
and ensures more stability and an increase in the stock price of the company. ऑब्वियसली अगर कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रांग है तो कंपनी की स्टॉक प्राइसेस भी ज़्यादा होंगी। स्टेबिलिटी कब आएगी? जब कंपनी के पास में सफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल होगा। सफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल जो होता है उसमें से अगर कहीं पर एक्सेस कैपिटल मिलता है तो उस एक्सेस कैपिटल को प्रॉपरली बजट के थ्रू असाइन करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे कर सकते हैं, जिनके बेसिस पे हम लोगों को हायर रिटर्न्स जो मिलेंगे वही रिटर्न्स हमारे प्रॉफिट्स बढ़ाएंगे और यही प्रॉफिट्स हम लोग हमारे शेयर होल्डर्स को बांटेंगे। इसीलिए कंपनी की ओवरऑल फंडामेंटल्स जो होती है वो भी प्रॉपर कैपिटल रेशनिंग के थ्रू वहाँ पे सेटिस्फाई हो सकती है, राइट। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस में भी इसी तरह के कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, एफिशिएंट कैपिटल मार्केट, जिसमें दिया है अंडर द एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी, जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में सीखी है। दैट इज अंडर एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी, ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट ऐड टू द कंपनीज वैल्यू एंड इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ शुड बी इन्वेस्टेड इन, however by following capital rationing and investing in only certain projects this theory is violated। जो हम लोग ओनली सर्टेन प्रोजेक्ट्स ये कहते हैं कि हम लोग किसी किसी प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये जो एफिशिएंट कैपिटल मार्केट की थ्योरी है वो यहाँ पर हम लोग उसे वायलेट कर देते हैं, या फिर हम लोग उसकी जो नॉर्म्स है, अजम्पशंस है या रूल्स है उसे हम लोग वहाँ पे इग्नोर करते हैं। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारा होता है वो कैपिटल रेशनिंग आल्सो प्लेसेस अ सिलेक्टिव क्राइटेरिया ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ शॉर्टलिस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ अ शॉर्टलिस्टेड प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए जो हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करते हैं, जो हमारा कैश आउटफ्लो होगा, उस कैश आउटफ्लो के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो क्राइटेरिया होता है वो एक सिलेक्टिव क्राइटेरिया होता है। To follow these restrictions, a firm has to be very accurate in calculating the cost of capital. Any miscalculation could result in selecting a less profitable projects. Obviously, जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कैश आउटफ्लो के लिए, साथ ही साथ में कैश इन्वेस्टमेंट कैश इनफ्लोज के लिए, तो उनके कैलकुलेशंस अगर गलत हुए तो मे बी हमारी जो प्रोजेक्ट्स के रिटर्न्स हैं वो रिटर्न्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। अनमैक्सिमाइजिंग वैल्यू, इसका मतलब है द कैपिटल रेशनिंग डज नॉट अलाउ फॉर मैक्सिमाइजिंग द मैक्सिमम वैल्यू क्रिएशन as all the profitable projects are not accepted and thus the NPV is not maximized। जो कोई भी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स होंगे, जितने भी सारे हम लोगों ने इवैल्यूएशन के लिए लिए होंगे, उसमें से हम लोग कुछ शॉर्टलिस्ट करके उसमें से उसी में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो उन्हें इन्वेस्ट करते वक्त हम लोग क्या सोचते हैं कि सभी में इन्वेस्ट नहीं करना है, मे बी हम लोग सभी प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करके हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा गेन कर सकते हैं, जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़्यादा गेन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। ये हमारा एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट आता है स्मॉल प्रोजेक्ट्स। Capital rationing may lead to the selection of a small projects rather than the large scale investment। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स होता है उन प्रोजेक्ट्स के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उन कॉम्बिनेशन में मे बी एक या दो प्रोजेक्ट से अगर हम लोगों को प्रॉफिट होता है तो किसी एक से मे बी लॉस भी हो सकता है, जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया है। इसलिए तो अगर लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो हमें ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है उस पर मिलने वाले रिटर्न भी कम हो जाएंगे। तो इसीलिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करते हुए रिटर्न्स ज़्यादा मिले ऐसे हम लोग सोचते हैं और उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि लार्ज स्केल में इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरमीडिएट कैश फ्लोज, द लास्ट डिसएडवांटेजेस एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी, दैट इज इंटरमीडिएट कैश फ्लोज। Capital rationing does not add intermediate cash flows from the project while evaluating the project. It bases its decision only on the final returns from the project. Intermediate cash flows should be considered in keeping the time value of money in the mind।
जो हमारी कैश फ्लोज होंगे, जो बेसिक हमारी आने वाले सेवरल ईयर्स के लिए हो या फिर जो हमारे प्रोजेक्ट के लाइफ टाइम में हो, तो उनमें आने वाले कैश फ्लोज के लिए हम लोग टाइम वैल्यू कंसीडर करके ही वहाँ पे करने चाहिए। जबकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मे बी हमारे रिटर्न्स वहाँ पे अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस। उसके बाद एडवांटेज हम लोगों ने देखे, फिर हम लोगों ने कुछ मीनिंग, डेफिनेशन और अजम्पशंस देखे। इनमें से बेसिक कुछ पॉइंट्स हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो एक बार आप लोगों ने फाइनल एग्जाम से पहले यही एक थ्योरी, यही एक माइंड मास्टर की फाइल रेफर करनी है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग जो सॉल्व प्रॉब्लम आज सीखने वाले हैं, तो उनको हम लोगों को सॉल्व भी करना है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने के लिए चल, अगर आपको याद दिला दूं कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो सॉल्व किया था बिफोर, तो वो कुछ इस तरह से था कि हम लोग हमारे कैश आउटफ्लोज, कैश इनफ्लोज और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखे थे, जिसके बेसिस पे परसेंटेज भी हम लोगों ने निकाले थे और मैक्सिमम परसेंटेज जो था वो कॉम्बिनेशन हम लोगों ने सिलेक्ट किया था फॉर द इन्वेस्टिंग। उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। दैट इज टैंगो लिमिटेड इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स ABCDE, ऐसे 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट दिए हैं जिनके लिए आउटले मतलब कैश आउटफ्लो या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होगी, वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो होगी वो हमें दी हुई है, और साथ ही साथ में उन प्रोजेक्ट्स में से मिलने वाले NPVs भी हमें दी है, नेट प्रेजेंट वैल्यूज भी हमें दी है। और कैपिटल बजट कंस्ट्रेंट मतलब जो बजट है हमारा वो है सिर्फ 25 लाख का है। तो हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस उन प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए बनाने होंगे। तो कौन कौन से अल्टरनेटिव्स बनेंगे, तो चलो एक के बाद एक देखते हैं। अल्टरनेटिव किस तरह से सॉल्व करना है। अल्टरनेटिव, चलो एवरीवन, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग भी जो कोई भी आंसर आपको बोलना है या फिर कॉम्बिनेशन लगता है, उस कॉम्बिनेशन को आप लोग यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अल्टरनेटिव्स के बाद उसमें आते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल COC या फिर आउटले हम इसे कहते हैं, कैश आउटफ्लो, और साथ में हम लोग इसी के साथ कंपेयर करते हैं हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू को, राइट। तो अल्टरनेटिव में आने वाले अलग अलग ऑप्शंस, उनमें आने वाले अलग अलग प्रोजेक्ट्स। तो चलो इन्हें स्टार्ट करते हैं एक के बाद एक। अब इन्हें सॉल्व करते हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिक इनको हम लोग हेडिंग देते थे एज इट इज, ये हमारे अल्टरनेटिव्स रहेंगे और इन्हीं के बेसिस पे हम लोग आगे कैलकुलेशन वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। चलो, तो अल्टरनेटिव, फर्स्ट अल्टरनेटिव केस 1 अगर हम लोग लेते हैं, तो केस 1 में आने वाले डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हम लोग कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से अल्टरनेटिव हमारे पॉसिबल हो सकते हैं, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्वेश्चन को हम लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट्स और आउटले, इसे हम लोग रुपीज़ में कंसिडर कर लेते हैं, अमाउंट्स में जो हमारी अकाउंटिंग में हो सकता है, राइट। प्रोजेक्ट 1, अब प्रोजेक्ट 1 में आने वाले कौन कौन से आउटलेस हो सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकता है। टोटल बजट कितना है, 25 लाख का। तो चलो पहला प्रोजेक्ट 15 लाख का, इसी को हम लोग ले लेते हैं। प्रोजेक्ट A एंड प्रोजेक्ट B दोनों भी यहाँ पर आ सकते हैं। 15 लाख प्रोजेक्ट A के लिए और 10 लाख प्रोजेक्ट B के। ऐसे टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी हो गई 25 लाख। NPV, इनमें से मिलने वाली जो NPV है वो कितनी है, 5 लाख और 4,50,000, टोटल 9,50,000 रुपीज। इन 9,50,000 रुपीज के हमें परसेंटेज भी कैलकुलेट करने हैं, जो कि हमारे रिटर्न परसेंटेज होंगे। रिटर्न परसेंटेज, अब ये रिटर्न परसेंटेज कहां से मिलेंगे, तो हमारी
कैलकुलेशन के बेसिस पे किस तरह का कैलकुलेशन होगा, तो 9,50,000 अपॉन 25 लाख इंटू 100, तो 38% हमारे रिटर्न होंगे, राइट। इंटू 100 निकाल देते हैं यहाँ से, 38%, वेरी गुड, और इन्हें हम लोग परसेंटेज में कंसिडर करें। तो प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव 1 जो था, उस अल्टरनेटिव में से हम लोगों को यहां पर 38% रिटर्न मिलने वाले हैं। अल्टरनेटिव 2, चलो अब आप लोग बताओ कि 25 लाख में हम लोग और कौन कौन से ऐसे अल्टरनेटिव्स बना सकते हैं या कौन कौन से प्रोजेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलो चैट बॉक्स में लिखो कौन कौन से अल्टरनेटिव्स बन सकते हैं। अब ए बी अगर हो गया है तो मे बी सी डी ई इन सभी को मिला के बन सकता है, या बी डी ई इनका भी बन सकता है, राइट। 10 लाख बी डी और ई ये अल्टरनेटिव बन सकता है एग्जैक्ट 25 लाख का, बी डी और ई। प्रोजेक्ट बी में जो आउटले था वो है 10 लाख रुपीस। सर, हाँ बोलो सर बी डी 26 नहीं हो रहा? कौन सा, बी डी ई, बी हाँ 10 और डी 8 और ए 7, 25 होगा। नहीं, सॉरी, मैं सीट देख रहा था। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। बी मिल गया यहाँ पे 10 लाख और डी है 8 लाख और 7 लाख रुपीस हमारे हैं ई के, राइट। तो इनके बेसिस पे अगेन टोटल अगर हम लोग इन सभी की करते हैं तो ये आ गई 25 लाख रुपीस, और इसी तरह की कुछ टोटल हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू की भी करनी होगी जो कि इनके रिटर्न है 4,50,000, देन 3,50,000 एंड 2,50,000, टोटल 10,50,000 हमारी रिटर्न्स है। अगर परसेंटेज कैलकुलेट करें रिटर्न के तो वो हमें मिलेंगे 42%। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो अल्टरनेटिव हमारा 2 था उसके बेसिस पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे रिटर्न जो होंगे वो यहाँ पर 42% मिल रहे हैं, राइट। तो मे भी हम लोग अल्टरनेटिव 1 तो स्किप ही कर देंगे क्योंकि इसे तो मिल रहा है ज़्यादा। फिर भी अगर अल्टरनेटिव 3 अगर कुछ बनता है क्या, चलो चेक करो। तो सी डी ई, प्रोजेक्ट सी डी ई मिला के कितने होते हैं, अगर 9, 8 और 7 सब मिला के 24 हो सकते हैं, राइट। सी डी एंड ई, इनके लिए डीई की वैल्यूज यहां से एज इट इज ले ली। सी की वैल्यू जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की है वो 9 लाख रुपीस है, जबकि सी के लिए रिटर्न्स जो है वो है 4 लाख रुपीस, और डी और ई के लिए जो रिटर्न्स थे वो 3,50,000 एंड 2,50,000 हम लोगों ने यहां से यहां पर लिख दिए। टोटल के बारे में कंसीडर करें, टोटल के बारे में कंसीडर करें तो यहाँ पर 24 लाख तो हमारा यूज हो रहा है, फिर भी 1 लाख रुपीस बैलेंस है, और जो परसेंटेज है रिटर्न्स होंगे वो रिटर्न्स हमारे मिलते हैं अगेन 42%, नहीं 42 नहीं आएंगे, यहाँ पर कहीं चेंज आता है क्या, देखो चेक करो, 24 और 10 दोनों के 24% ही रिटर्न आते हैं, राइट। और ऊपर कितना था, 42% में 10,50,000 है, ओके 41.67% आ रहे थे एग्जैक्टली। अगर हम लोग इस कॉलम को अगर डेसिमल में थोड़ा कन्वर्ट करें तो एक की रिटर्न 41.67% है और दूसरे के 42% है, राइट। और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या रे, बताओ, एनी कॉम्बिनेशन अभी बन सकते हो? और
और कोई इसी तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्या? चलो आप लोग देखो ABCD में ए और सी, ए सी, A और C बन सकता है 15 और 9 का, राइट। पॉइंट नंबर 4 दैट इज A प्रोजेक्ट और C प्रोजेक्ट के लिए, और इनके लिए कॉम्बिनेशंस में 15 लाख एंड 5 लाख के रिटर्न्स यहाँ से हम लोग लिए, और C के लिए हमारे पास में है 9 एंड 4। टोटल अगर हम लोग कंसीडर करें 9 लाख एंड 4 लाख, दोनों की टोटल यहाँ पर भी सेम 24 लाख हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 9 लाख रुपीज रिटर्न मिल रहा है सिर्फ। तो अगर हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करें तो परसेंटेज होंगे 37.50 ओनली, राइट। तो 37.50 इतने ही हमारी पॉसिबल रिटर्न्स ए और सी से मिल सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ DE या फिर ADE हम लोगों ने बना दिए है कॉम्बिनेशन। ADE बन सकता है क्या? ADE 15 लाख और ये 15 लाख, टोटल 30 लाख हो जाएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता, राइट। देन उसके बाद में BDE हम लोगों ने ले लिया है, CDE ये भी हो चुका है। तो प्रॉपर जो हमारे 25 लाख का मैक्सिमम लिमिट था, उस लिमिट के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो हम लोगों ने यहाँ पर प्रिपेयर करके रखे। अब इन्हें हम लोगों को कंपेयर करना है। कंपेयर किस तरह से करना है? तो जो हम लोगों ने सीखा है अभी तक वही, जिसके रिटर्न सबसे ज़्यादा हो गए वही प्रोजेक्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे, या फिर वही अल्टरनेटिव हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो इन दिस केस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, राइट। इन सभी को अगर देखें तो सिर्फ अल्टरनेटिव 2 जो प्रोजेक्ट B, D और E के लिए हमारे पास में था, तो उनमें एंटायर कैश आउटले जो था या फिर एंटायर हमारा जो बजट था वो हमारा यूज हो रहा था, और साथ ही साथ में रिटर्न्स भी ज़्यादा मिल रहे थे। तो वी विल सजेस्ट दैट अल्टरनेटिव 2 will be selected because of the entire outlay will be utilized, and also the aggregate net present value is maximum in all the other combinations or alternatives, right। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह के सिंपल अल्टरनेटिव सिलेक्शन हमें सीखना है, राइट। क्लियर एवरीवन? ये क्वेश्चन नंबर 1 एक तरह का फॉर्मेट था। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी अलग इंफॉर्मेशन दी है। अब इस इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? द टोटल अवेलेबल फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन अ ईयर इन अ फर्म इज एस्टिमेटेड एट 2 लाख। The mutually exclusive investment proposals along with the profitability index are given below। Then the project में ABCDEFG ऐसे सभी प्रोजेक्ट दिए हैं, लेकिन अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में सोचें तो उसमें आने वाले सभी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक्सेप्ट प्रोजेक्ट A जो है वो हमारे 1 से ज़्यादा है। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता क्या है, इनका स्टैंडर्ड क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब हमें जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं उन रिटर्न्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ऐसे रिटर्न्स में हम लोगों के पास में जो अवेलेबल प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है उनके बेसिस पे हम लोग उन्हें क्लासिफाई करते हैं, उन्हें रैंक देते हैं, और इन रैंक्स को हम लोग किस तरह प्रोवाइड करेंगे और किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, यही हम लोगों को क्वेश्चन में प्रेजेंट करना है। और ओवरऑल हम लोगों को कौन सा प्रोजेक्ट जल्दी से सिलेक्ट करना है, या फिर कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग ओवरऑल सिलेक्ट करेंगे, या फिर सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को किस तरह से हम लोग वहां पे प्रायोरिटी देंगे, ये उसका कहना है। मतलब जो क्वेश्चन हम लोगों ने सपोज B, D और E ये तीनों हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट कर दी, ये हमारा अल्टरनेटिव है, ये हमारा प्रोजेक्ट या अल्टरनेटिव सिलेक्ट होगा। फिर भी इन सभी में से कौन से प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी रहेगी ये फाइंड आउट करना, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स।
अब ये कैसे फाइंड आउट होगा? तो जो हम लोग रिटर्न्स फाइंड आउट करते हैं, यही रिटर्न्स वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स करके क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हुए हैं। अब किस तरह से होगा ये? तो सपोज ये 42% जहां पर ओवरऑल था, तो अगर हम लोग इंडिविजुअल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता 35%, 35.71, 43.75 एंड 45%। तो अगर हम लोग इन्हें रैंक देते हैं तो रैंक में ये सबसे पहला, फिर दूसरा और तीसरा, इस तरह की रैंकिंग्स होती। यही रैंकिंग्स जो हम लोगों ने अभी इस पर्टिकुलर सिलेक्टेड अल्टरनेटिव्स में दी, वही रैंकिंग हम लोगों को आगे जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसमें सीखनी है। तो चलो, कौन कौन से कॉलम बनेंगे इस पर्टिकुलर विच ऑफ द अबव प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, कौन कौन से प्रोजेक्ट किस तरह से हम लोगों को एक्सेप्ट करना है, वो हम लोगों को देखने हैं। इनमें अल्टरनेटिव्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास में 2 लाख रुपीज तो दिए है और उनके बेसिस पे हम लोगों को कंसिडर करना है, कैलकुलेशन करना है, राइट। तो 2 लाख रुपीज हम लोग ओवरऑल किस तरह से यूज कर सकते हैं और उनकी रैंकिंग्स किस तरह से होंगी। फॉर्मूलाज के लिए कॉलम जो बनेंगे वो कॉलम कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले होगा रैंक, लोग यहां पर लिखते हैं रैंक। दूसरा कॉलम बनेगा वो होगा हमारे प्रोजेक्ट के टाइटल का, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम होगा। तीसरा कॉलम बनेगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और फोर्थ कॉलम होगा जो होगा आउटले। अब यहां पर हमारे पास में रिटर्न दिए नहीं है, हमारे पास रिटर्न्स दिए नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में? तो रिटर्न्स के लिए हम लोग ओवरऑल कंसीडर करते वक्त जितनी भी हमारी वैल्यूज होगी, उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर कंसीडर करते हैं एज एन आउटले। और अगर हम लोग देखें कि हमारे पास में एस्टिमेटेड जो बजट था वो था 2 लाख रुपीज, और जो इनिशियल आउटले जो दिया हुआ है वो इन थाउजेंड्स में दिया है। तो 25,000, 35,000, 25,000, 80,000, 20,000, 40,000, 20,000, इन सबकी टोटल भी अगर हम लोग करें तो अप्रोक्सीमेटली आएगी 2,20,000 रुपीज ओनली। तो 2,20,000 रुपीज अगर टोटल हमारी आती है, तो इसमें से कौन से प्रोजेक्ट कंसिडर करने हैं या कौन से नहीं करने हैं, या फिर 2,20,000 और 25,000 यह जो हम लोगों ने इग्नोर किए हैं, ये 2,45,000 टोटल हमारी आती है, राइट। तो इनमें से हमें रैंक के बेसिस पे जो हमारा रिटर्न्स होगा, उनके बेसिस पे हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, उसमें से भी एक हम लोगों ने छोड़ दिया है, राइट। उसमें से भी एक हम लोगों ने छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ओवरऑल कैलकुलेशंस है, उन कैलकुलेशंस के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम है, इसलिए प्रोजेक्ट ए हम लोगों ने स्किप कर दिया है। तो जो कैलकुलेशन अब हमारे पास में अवेलेबल बचेगा वो प्रोजेक्ट के कैलकुलेशंस के लिए रहेगा, और इनके लिए हमें एक के बाद एक प्रोजेक्ट को रैंक देना है। अब प्रोजेक्ट को रैंक देते वक्त प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पहले हम लोग कैलकुलेट देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किसकी है? तो 1.16, 1.14, 1.25, 1.05, 1.09, 1.19, तो डी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा है, दैट इज 1.25, इसे हम लोग लिखेंगे। ये होगा रैंक 1, दैट इज प्रोजेक्ट डी। दूसरा 1.25 के बाद में अगर कोई कम है तो वो है डायरेक्टली जी, प्रोजेक्ट जी, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.19। उसके बाद कोई कम है तो वो है डायरेक्टली प्रोजेक्ट बी, जिनकी वैल्यू या इंडेक्स की वैल्यूज है वो है 1.16। उसके बाद में प्रोजेक्ट सी, जो कि है हमारी 1.14। उसके बाद बचे हुए दोनों प्रोजेक्ट, उनमें आने वाले प्रोजेक्ट एफ पहले आएगा, दैट इज 1.09, प्रोजेक्ट एफ 1.09, एंड लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा बचा रहेगा? तो जो हमारा प्रोजेक्ट ई है वो, दैट इज उनकी इंडेक्स है 1.05। इन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे हम लोगों ने रैंक्स डिसाइड किए, हम लोगों ने प्रायोरिटी डिसाइड की। अब इन्हीं प्रायोरिटी को हम लोगों को यूज करना है। कहाँ पर यूज करेंगे हम इन्हें? तो इसे हम लोगों को सिर्फ
इनिशियल आउटले के साथ में कंपेयर करना है। अब कंपेयर करते वक्त मतलब क्या, जो इनिशियल आउटले हमें क्वेश्चन में दिया है वो एज इट इज यहाँ पर लिखना। अगर इनकी एनपीवीज दी जाती साथ में तो हम लोग एनपीवीज भी लिखते हैं, लेकिन एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें दी ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उनकी वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे। तो प्रोजेक्ट डी के लिए जो वैल्यू थी वो कितनी है आउटले की, 80,000 रुपीज। प्रोजेक्ट जी के लिए जो दिए हैं वो है 20,000 रुपीज। चलो साइड बाय साइड हम लोग इनकी टोटल भी करते जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो ओवरऑल हमारी रैंकिंग्स हैं उनके बेसिस पे हम लोगों ने प्रायोरिटी सिलेक्ट कर दी, और उनमें इन्वेस्ट किए जाने वाले जो फंड्स हैं वो हमारे मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख तक के ही हमें कम लेस करने हैं, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 लाख रुपीज साइड में लिख के रखते हैं, 2 लाख रुपीज, और उसमें से हम लोग लेस करके लगते हैं इन सभी को, लेस तो 2 लाख में से एक के बाद एक अगर हम लोग सभी लेस करते हैं तो कितना बचेगा ये हम लोगों को देखना है, राइट। तो 80,000, 20,000, 1 लाख रुपीज अब बचे यहां पर, सॉरी 1 लाख रुपीज अभी भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो हम लोग अगले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, तो हाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बी में, प्रोजेक्ट बी की वैल्यू कितनी है, 35,000 रुपीज। उसके बाद बचे कितने, 65,000 रुपीज। 65 के बाद प्रोजेक्ट सी आता है, सी में कितने हैं, 25,000 रुपीज। वो भी हम लोगों ने यूज किए, तो 65 में से 25 माइनस कर दिए, बचे कितने, 40,000 रुपीज। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट एफ। प्रोजेक्ट एफ में कितना लगाना है आउटले के लिए, 40,000 रुपीज। तो मतलब यहां पर आकर हम लोग जो वैल्यू है हमारी आउटले की वो जीरो हो जाएगी, राइट। जो हमारे बजट है वो हमारी जीरो हो जाएगी, और बाद में जो बचा हुआ है, मतलब इन सभी की टोटल अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहां पर एक डिफरेंस क्रिएट होगा, राइट। ये डिफरेंस कौन सा होगा, तो इन टोटल का डिफरेंस होगा। और ये टोटल हम लोग क्यों यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्ट में आने वाले पैसे जो मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक हम लोग इन्वेस्ट करने वाले थे या हम कर सकते हैं, वो यहाँ पर हमारे खत्म हो रहे हैं, इन सभी की टोटल जो हमारे प्रोजेक्ट्स में उनमें, राइट। तो जो फर्स्ट 5 प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि ये 20,000 रुपीज जो प्रोजेक्ट ई के हैं उनमें तो हम लोग इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास में पैसे ही अवेलेबल नहीं है। तो इन दैट केस द फर्स्ट 5 प्रोजेक्ट्स will be selected to utilize the available funds. तो जो प्रायोरिटी हम लोगों ने डिसाइड की उसी के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट 5 प्रोजेक्ट्स जो थे वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं, जो हमारे 2 लाख रुपए उनके लिए। इसके अलावा प्रोजेक्ट ई और प्रोजेक्ट ए, इनको हम लोग इग्नोर करेंगे। प्रोजेक्ट ए को क्यों इग्नोर किया, प्रोजेक्ट ए इज इग्नोर्ड बिकॉज of profitability index is less than unity क्या होती है, 1, less than unity, that is 1, right. And project E is the last priority of the
कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों को क्लियर होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन हम लोगों को पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम्स में। एवरीवन, इज दैट क्लियर? पुट यस और नो इन द चैट बॉक्स।